We have learnt in the previous lecture that the molecular spectra are of three types. The first one is known as pure rotational spectra. The second is the vibrational rotational spectra, and the third one is known as electronic spectra. Now we will discuss all these three spectra separately in very detail. So today we are going to start to discuss the pure rotational spectra. आप जानते हैं कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है और हम लोग इसको अब डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। कई लेक्चर्स में प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के सारे फीचर को हम लोग थियोरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रेडिशन है कि अभी आपने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का भले ही कोई बेसिक थियोरी नहीं पढ़ा है, लेकिन सबसे पहले इस स्पेक्ट्रा का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। एक तरह से इसको आपको याद भी रखना होगा और फिर आप देखेंगे कि जब हम प्रॉपर थियोरी की बात करेंगे तो इसी सारे फीचर को प्रॉपर थियोरी के ज़रिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उस एक्सप्लेनेशन के पहले इसका इम्पोर्टेंट फीचर है क्या, ये हमको देखना है, इसे याद भी रखना है। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट टू डील विद व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि आप इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं और कोई भी जो स्पेक्ट्रम एराइज होता है वह दो एनर्जी लेवल के बीच मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन से होता है। तो अगर आप कहते हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इसका मतलब हमारे मॉलिक्यूल का जो दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होगा, उस दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच अगर मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन होता है तो उससे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एराइज होगा। So I have mentioned here that the pure rotational molecular spectra arise from the transitions between the rotational energy states. जब rotational energy state के बीच मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन होगा तब यह स्पेक्ट्रा एराइज होगा। इसका मतलब अगर मान लो कि हायर मॉलिक्यूलर रोटेशनल एनर्जी स्टेट से मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन लोअर एनर्जी स्टेट में होता है तो एनर्जी इमिटेड होगा और उससे आपको इमिशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर लोअर एनर्जी लेवल से ही मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल में होता हो तो उससे एब्जॉर्प्शन रोटेशनल स्पेक्ट्रा एराइज होता है। जब भी आप आगे देखेंगे कि प्रैक्टिस में जब आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर केवल एब्जॉर्प्शन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही ऑब्जर्व होता है, इमिशन वाला नहीं। लेकिन थियोरेटिकली इतना कह सकते हैं कि व्हेन there will be a molecular transition from higher rotational energy level to lower rotational energy level, then emission rotational spectra will arise. अब देखिए, अब ये जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करता है? तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताता है कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा फार इंफ्रारेड रीजन में, जिसका वेवलेंथ 10⁻² माइक्रोमीटर से 10⁻³ माइक्रोमीटर होता है, उस रीजन में यह लाई करता है। और यही कारण है कि हम लोग प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। साथ ही साथ यह माइक्रोवेव रीजन में भी एग्जिस्ट करता है, जिसका वेवलेंथ 10⁻³ माइक्रोमीटर से 10⁻⁴ माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। आगे हम लोग जब यह बेसिक थियोरी पढ़ेंगे इसका तो आप देखेंगे कि सारे फैक्ट का एक्सपेरिमेंट थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब ये जानेंगे कि ये जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है यह किस तरह के मॉलिक्यूल से एराइज होगा। तो जैसा हमने पहले ही आपको कहा था कि हमारा जो बेसिक एम है वह है एक्चुअली डायएटॉमिक मॉलिक्यूल से प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रा को डिस्कस करना।
इसीलिए हमारा डिस्कशन लिमिटेड है केवल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल तक। ऑब्जर्वेशन बताता है कि वैसा डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, दिस DM आई हैव रिटन हियर फॉर डायपोल मोमेंट। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो वैसा मॉलिक्यूल प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप HF कहते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दीज मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपने देखा था, हमने बताया था कि एक्चुअली ऐसे मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह F या Cl या Br अथवा O के द्वारा ज़्यादा पुल्ड होता है, और उस कारण से हमारा ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलराइज हो जाता है और इसमें डायपोल मोमेंट डेवलप होता है। सो दीज मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, और अगर इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है तब निश्चित रूप से यह प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट निश्चित रूप से वैसे ही डायटोमिक मॉलिक्यूल में होगा जो हेट्रोन्यूक्लियर होगा। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल आप सीख चुके हैं कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसका दोनों एटम डिसिमिलर होता है। जैसे यहाँ देखो HF, तो H और F डिफरेंट है, H और Cl इसमें डिफरेंट है, H और Br डिफरेंट है, C और O डिफरेंट है। तो दीज आर हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में ही पॉसिबल है परमानेंट डायपोल मोमेंट। और इसलिए जब कभी भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा का सोर्स हम लेंगे मॉलिक्यूल को, तो वह मॉलिक्यूल निश्चित रूप से क्या होगा, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा। उसी के द्वारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एराइज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, मतलब मॉलिक्यूल जिसका दोनों एटम या न्यूक्लियस सेम है, जैसे हमारा H2 है, N2 है, O2 है, दीज आर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स हैव नो परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक उसी तरह से अगर आप सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 की बात करते हैं, ध्यान दें CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर हम लोग इस रूप में लिखते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस इज जस्ट ए लीनियर मॉलिक्यूल and the carbon atom is symmetrically situated with respect to both oxygen atom। तो ऐसे केस में यहाँ पर कोई डायपोल मोमेंट डेवलप नहीं होता, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक उसी तरह से जो स्फेरिकली सिमेट्रिकली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए CH4 मीथेन, इस मॉलिक्यूल में भी कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। तो आपने सीखा है कि जिस मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होगा वह रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दे सकता है। इसलिए जितना भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है जैसे H2, O2, N2, या सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल जैसे एग्जाम्पल के लिए CO2, या स्फेरिकली टॉप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे CH4, ऐसे मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होने के कारण ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं दे सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसा हमने पहले ही कहा था कि जब हम लोग थियोरेटिकली तो कहते हैं कि जब हायर मॉलिकुलर रोटेशनल मॉलिकुलर एनर्जी लेवल से मॉलिकुलर ट्रांजिशन लोअर पर होगा। जैसे ये अपर लाइन मान लो हायर एनर्जी लेवल को बताता है और लोअर लाइन लोअर एनर्जी लेवल को, और मॉलिक्यूल अगर इस हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो एनर्जी इमिटेड होगा और आपको इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और ठीक उसी तरह से अगर लोअर एनर्जी लेवल से मॉलिकुलर ट्रांजिशन हायर में होता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन प्रैक्टिस कहता है, व्यवहार में हम देखते हैं कि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा केवल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही होता है, नॉट इमिशन स्पेक्ट्रा। व्हाट्स द रीजन? जब थ्योरी पढ़ेंगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वांटिटेटिव रूप में होगा। तत्काल के लिए आप इतना जानिए कि हम सामान्य तौर पर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वह रूम टेम्परेचर पर करते हैं, और रूम टेम्परेचर पर हमारे मॉलिक्यूल का जो एनर्जी होता है वह करस्पॉन्ड करता है उसके ग्राउंड स्टेट से।
इसलिए सारा का सारा जो मॉलिक्यूल है वह ग्राउंड स्टेट में ही होता है। इसीलिए एकमात्र ही ट्रांजिशन पॉसिबल है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। सो डेफिनेटली देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इमिशन की बात नहीं होती है। हाँ, अगर किसी हायर टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किया जाए तभी यह पॉसिबल है कि मॉलिकुलर ट्रांजिशन हायर एनर्जी लेवल से लोअर पर हो। ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है ग्राउंड स्टेट में, इसीलिए एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है कि ग्राउंड स्टेट का मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेगा फ्रॉम आउटसाइड एंड दे विल मूव टू द अपर एनर्जी लेवल एंड वी गेट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इन प्रैक्टिस केवल एब्जॉर्प्शन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ही ऑब्जर्व होता है, ठीक है, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स आर इन ग्राउंड स्टेट। अब देखिए, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त करते हैं, तो ये स्पेक्ट्रा मिलता किस रूप में है? तो हमारा ऑब्जर्वेशन बताता है कि जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें वेव नंबर स्केल पर इक्वली स्पेस्ड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मिलता है। जैसे आप इस फिगर में देखिए कि अगर हम इस हॉरिजेंटल लाइन पर सोचिए वेव नंबर को नोट करते हैं, दिस न्यू बार रिप्रेजेंट्स द वेव नंबर, जिसका यूनिट हमने लिखा CM इनवर्स। तो स्पेक्ट्रम में देखा क्या जाता है कि एक सेंट्रल मैक्सिमा होगा, जो आप यह देख रहे हैं, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, और इस सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ डिमिनिशिंग मतलब घटते हुए इंटेंसिटी का जो है अदर मैक्सिमा मिलता है। लेकिन दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का जो वेव नंबर सेपरेशन है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट बोलते हैं, आप देखेंगे कि बाद में हम लोग जब नॉन रिजिड मॉडल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक्चुअली ये जो वेव नंबर सेपरेशन है ये वास्तव में स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन रफली इतना कहा जा सकता है कि रिजिड रोटेटर वाले मॉडल में जो वेव नंबर सेपरेशन होगा दो लगातार एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा के बीच का वह ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आप कह सकते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में रहता क्या है, देयर इज ए सीरीज ऑफ नियरली इक्वली स्पेस्ड, देखिए हमने वर्ड यूज किया है नियरली, लगभग इक्वली स्पेस्ड एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, और जो इंटेंसिटी है इस सेंट्रल मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में अदर मैक्सिमा का, हायर ऑर्डर के मैक्सिमा का, आप देखिए वह घटते चला जा रहा है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जैसा हमने पहले ही कहा था कि ये जो भी फीचर अभी हम लोगों ने पढ़ा, जब इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, प्रॉपर क्वांटम मैकेनिकल थियोरी से रोटेशनल स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे, तो इस सारे प्रॉपर्टीज़ का, इस सारे फीचर का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, जो हम लोगों का सब्जेक्ट मैटर है आने वाले लेक्चर का। आज जैसा हमने कहा था कि बिना थियोरी जाने इसके इम्पॉर्टेंट फीचर को सीखेंगे और इसको याद भी रखेंगे। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके इम्पॉर्टेंट फीचर से अवगत हो गए हैं। अब आज हम कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और रोटेशनल स्पेक्ट्रा का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वैसे पर्टिकुलरली डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में हम उस थ्योरी को कैसे डेवलप करेंगे। एक्चुअली इसके लिए डायटोमिक मॉलिक्यूल का दो मॉडल है। एक मॉडल को हम लोग कहते हैं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर। डायटोमिक मॉलिक्यूल को ट्रीट करना है किसके जैसा, एक रिजिड रोटेटर के जैसा, जो कि एक आइडियल सिचुएशन है। वास्तव में जब आप एक रिजिड रोटेटर कहते हैं तो होता क्या है कि हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो दो एटम है वह इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, मान लो ये C इसका सेंटर ऑफ मास है और ये दोनों छोटा स्फेयर सपोज कर लो कि इसके दो एटम को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रखना है कि हेटेरोन्यूक्लियर ही लेना है, तो इसीलिए मास भी अलग अलग लिखा। सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला यह जो एक्सिस है, एक्चुअली इसके अबाउट यह सिस्टम रोटेट करता है।
अब इस रोटेशन के दरमियान एक्चुअली दोनों एटम के बीच का ये जो सेपरेशन है आर, मान लो कि M1 M2 के बीच का सेपरेशन आर है, अगर यह आर फिक्स रहता हो, नहीं चेंज करता हो, तब हम लोग कहेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वह एक रिजिड रोटेटर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, रिजिड रोटेटर का मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स विच इज आर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रोटेशन, तब इसको रिजिड रोटेटर कहेंगे। वैसे एक्चुअली जो वास्तविक मॉलिक्यूल होता है उसमें यह आर स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं रहता है, स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं रहता है। तब मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं नॉन रिजिड रोटेटर। तब क्या बोलेंगे उसको? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड कब बोलोगे? जब दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस आर कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि रोटेशन के समय यह चेंज करे। एंड दिस इज द रियलिटी, वास्तविकता यही है। लेकिन आप जानते हैं कि थियोरी में तो हम लोग बहुत सारा आइडियल सिचुएशन, आइडियल एजम्पशन ले करके चलते हैं जो प्रैक्टिकली बहुत सही नहीं भी होता है। तो मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर के तरह अगर हम ट्रीट करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती तो होगी, लेकिन बहुत बड़ी गलती नहीं होती है। इसीलिए जो बेसिक थियोरी हम लोग पहला डेवलप करेंगे उसमें हम अपने डायटोमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर की तरह ही ट्रीट करेंगे। दिस इज नोन एज रिजिड रोटेटर मॉडल ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। और रिजिड रोटेटर मानते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन करके उसका एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर उसी एनर्जी आइगन वैल्यू के आधार पर स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन आप देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उससे हमारा जो थियोरेटिकल रिजल्ट आएगा वह कुछ न कुछ डेविएट करेगा। तब हम लोग उसमें बात करेंगे एक्चुअल सिचुएशन का कि मॉलिक्यूल वास्तव में रिजिड रोटेटर नहीं है बल्कि वह नॉन रिजिड रोटेटर है, यह मान करके उसमें करेक्शन करेंगे। लेकिन जो बेसिक थियोरी हमारा होगा उसमें हम इस आइडियल सिचुएशन को मानेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वह एक रिजिड रोटेटर है। ओके, अब देखिए, अगर इस फिगर को आप देखें तो वही सिचुएशन हमने यहाँ दिखाया है। हमने यहाँ दिखाया है कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो दो एटम से बना हुआ है। पहले एटम का मास है M1 और दूसरे का मास है M2। ओके, एंड वी कंसीडर दैट दीज टू एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। ये दोनों एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। एंड this system rotates about an axis which passes through the center of mass of this system। M1 M2 मास वाला दो पार्टिकल का जो सिस्टम है, मान लो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ C पर है, तो एक्चुअली ये दोनों दोनों एटम इस C के अबाउट ही रोटेट करेगा। हमने दोनों के ट्रेजेक्ट्री को दिखाया है। M1 इस पाथ पर रोटेट कर रहा है, उसी तरह से M2 आपको इस दूसरे पाथ पर रोटेट कर रहा है। अगर आप मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर के तरह ट्रीट करते हैं तो अभी जैसा हमने कहा कि M1 M2 के बीच का यह जो डिस्टेंस है जिसको हमने माना है यह R, दिस विल नॉट चेंज, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। तो रिजिड रोटेटर में ऐसा मानेंगे। ठीक है, अब देखो, एक्चुअली यहाँ दो पार्टिकल का मोशन हो रहा है। सो दिस इज जस्ट ए टू बॉडी प्रॉब्लम। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा टू बॉडी प्रॉब्लम। सो दिस इज जस्ट ए टू बॉडी प्रॉब्लम। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि टू बॉडी प्रॉब्लम मे बी रेड्यूस्ड टू वन बॉडी प्रॉब्लम। दो पार्टिकल जो यहाँ रोटेट कर रहा है, हम इसको मान सकते हैं कि यह सिर्फ एक पार्टिकल के रोटेशन का इक्विवेलेंट है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है, जहाँ दोनों पार्टिकल का मास आप M1 M2 देखते हैं उसके जगह पर इस सिस्टम का रेड्यूस्ड मास ले लेंगे। इस सिस्टम का क्या ले लेंगे? रेड्यूस्ड मास। और यह सोचेंगे, जैसे मान लो कि इस सिस्टम का रेड्यूस्ड मास म्यू है, तो अगर तुम यह मान लेते हो कि एक एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस, जो आर वास्तव में दोनों पार्टिकल के बीच का दूरी है,
उतना डिस्टेंस पर म्यू मास का एक पार्टिकल सिचुएटेड है और वही इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जहाँ म्यू का वैल्यू होगा क्या हुआ अभी हम आपको दिखाएंगे। तो वैसी स्थिति में यह जो इस सिंगल पार्टिकल जिसका मास आप म्यू कहते हैं, जिसको रेड्यूस्ड मास कहा जाता है, उसका मोशन एक्चुअली इस दोनों पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उस फिजिकल सिचुएशन का इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो टेक्निक इज व्हाट? टेक्निक ये है कि इस टू बॉडी प्रॉब्लम को पहले वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे और तब उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करेंगे एक पार्टिकल के लिए। बात समझे? अब कैसे क्या लेना होगा यह रेड्यूस्ड मास, ये आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं जो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है उस आइडिया के आधार पर। जैसे अगर मान लेते हो कि जो पहला मास है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से r1 है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जो m1 है उसका डिस्टेंस हमने माना है r1 और m2 का डिस्टेंस माना हमने r2, ठीक है। और उस स्थिति में दोनों मास के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा r1 प्लस r2, जिसको लिखेंगे r। यह है डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। और आप जानते हैं कि इफ दिस डिस्टेंस r which is equal to r1 plus r2 remains fixed during the rotation, then the molecule is known as then the molecule will be just equivalent to a rigid rotator, ठीक है। और ऐसे केस में जैसा हमने अभी आपसे कहा कि हम इस टू बॉडी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि यह इक्विवेलेंट है वन बॉडी प्रॉब्लम का, और वह वन बॉडी प्रॉब्लम क्या होगा और कि कितना मास लेना होगा। तो जैसा हमने कहा कि उसके लिए मास के जगह पर हम एक खास मास यूज करेंगे जिसको कहते हैं रेड्यूस्ड मास, और वो सारी बातें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लेते हो कि हमारे सिस्टम का रेड्यूस्ड मास म्यू है, तो आप जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़े हैं कि देन 1 ओवर म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2, एंड सो 1 ओवर म्यू विल बी इक्वल टू, आप एलसीएम ले लीजिए, दिस विल बी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 टाइम्स m2, एंड सो म्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो करना क्या है, जैसा हमने कहा कि अब सोचो कि दो पार्टिकल रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसा एज्यूम कर सकते हो। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा था। अब कल्पना करो, इमेजिन करो कि देयर इज ओनली वन पार्टिकल हैविंग दिस मास म्यू विच इज डिफाइंड हियर। इतना मास का एक सिंगल पार्टिकल मानो, और यही आर रेडियस के ऑर्बिट पर रोटेट कर रहा है, ऐसा सोचो। तो ये जो सिंगल पार्टिकल का मोशन है वह इक्विवेलेंट हो जाएगा उस दोनों पार्टिकल के मोशन का। सो दिस प्रॉब्लम which is actually the two body problem has been reduced to one body problem, ठीक है। और यही मास मान करके हम सोचेंगे कि एक ही पार्टिकल का मोशन हो रहा है, और इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करेंगे जो आप अगले लेक्चर में देखेंगे, और उसको सॉल्व करके एनर्जी, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमने अभी तो डायरेक्टली कह दिया कि रेड्यूस्ड मास सिस्टम का m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होगा, लेकिन हम थोड़ा सा आपको क्यूरियोसिटी होता होगा कि यह कैसे हुआ। वैसे ये सब बातें हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि यह जो दो बॉडी का मोशन है वह इक्विवेलेंट है एक सिंगल बॉडी के मोशन के। कैसे यह टू बॉडी प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म हो जाता है वन बॉडी प्रॉब्लम में, इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। सो हाउ दिस इज अचीव्ड वी कैन सी हियर। अब देखो, अगर हम अपने इस डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो डायटोमिक मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं कि दो एटम से बना हुआ है। इसका मतलब इस सिस्टम का दो पार्ट है। पहले पार्ट का मास है m1, दूसरे का m2। जो m1 है वह एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, और m2 का डिस्टेंस है r2, और वो भी उस सेम एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर हम इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें, आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। सिस्टम, किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है किसी गिवन एक्सिस के अबाउट, तो उस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होता है।
तो अगर तुम इस मॉलिक्यूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड आउट करोगे उस रोटेशन एक्सिस के अबाउट, तो वह बराबर होगा I1 प्लस I2. What is this I1? Actually I1 I have written here for the moment of inertia of mass m1 about the axis of rotation. बात समझे? और ठीक उसी तरह से जो I2 है, ये जो दूसरा एटम है हमारे मॉलिक्यूल का जिसका मास m2 है, उस m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। लेकिन आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन से कि m1 मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पर है, इसलिए I1 हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, यू नो इट। एंड m2 मास r2 डिस्टेंस पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो I2 हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। ओके, अब जब आप लोअर क्लासेज में +2 लेवल में पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, तो टू बॉडी प्रॉब्लम में अगर ये हमारा सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का और यह पहला मास है m1 और ये दूसरा मास है m2 और सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस है r1 और m2 का डिस्टेंस है r2 और दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है r, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को डिवाइड करता है इन इन्वर्स रेशियो ऑफ मास। इसका मतलब जो मास लार्जर होगा सेंटर ऑफ मास उसके क्लोजर होता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि m1 बाय m2 इज इक्वल टू r2 बाय r1, r2 बाय r1। अब इसी इक्वेशन में आप दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर देते हैं, m1 बाय m2 प्लस 1 इक्वल टू r2 बाय r1 प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करिए और यह मानते हुए कि r1 प्लस r2 r के बराबर है, तो आप देखेंगे कि आपको ये दो रिजल्ट आ जाएगा। अगर m1 बाय m2 लेंगे तो उससे इनफैक्ट आपको r1 का वैल्यू निकलेगा और वह r1 आएगा कितना, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r। ध्यान से देखो, डिस्टेंस निकालते हैं पहले मास m1 का, तो यहाँ ऊपर में दूसरा मास m2 लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज। निश्चित रूप से फॉर्मूला आपको मालूम होगा और हमने यहाँ कर भी दिया है, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, आपको यह रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है r2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r। ध्यान रखना, मास के इन्वर्स रेशियो में डिस्टेंस डिवाइडेड होता है, इसीलिए इस तरह का रिजल्ट आता है। अब r1 r2 का ये जो दो वैल्यूज है उसे आप इस एक्सप्रेशन में जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लिखा है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, r1 के जगह पर और r2 के जगह पर। आप देख सकते हैं कि जब हम यह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। फर्स्ट टर्म क्या था, देखो i इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर था, r1 कितना के बराबर है यहाँ पर देख सकते हो, r1 का वैल्यू रखो, दिस इज m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू r, इसका स्क्वायर करना है, सो m2 बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर टाइम्स r स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या था, m2 r2 स्क्वायर, r2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, r2 का वैल्यू रख दिया m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू r, उसका फिर स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इस दोनों टर्म में आप देख सकते हैं कि m1 बाय m2 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर ये कॉमन फैक्टर है, इसको कॉमन ले लिया। जब आप m1 बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में केवल बच जाएगा m2 और सेकेंड टर्म में केवल बच गया m1। सो नाउ दिस m1 प्लस m2 विल कैंसिल बाय दिस स्क्वायर एंड योर रिजल्ट इज व्हाट, योर रिजल्ट इज m1 बाय m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि अगर हम इमेजिन कर लें कि केवल एक पार्टिकल है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पर है और उसका मास है म्यू, जहां म्यू इतना के बराबर है, तो यह I सीधा म्यू r स्क्वायर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से दिस इज r एंड दिस इज म्यू, है ना। तो
इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं इस रूप में कि I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज इक्वल टू दिस मच। इस क्वांटिटी का डायमेंशन, मास का डायमेंशन आप देखिए ऊपर में 2 मास है, नीचे 1, इसलिए मास का डायमेंशन बच जाएगा। और इसी मास को आप कहते हैं रेड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। तो I एक्सप्रेस हो गया सिंपली म्यू आर स्क्वायर से। इसका क्या मतलब, हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वह अब एक सिंगल पार्टिकल जिसका मास म्यू है उसके जैसा बिहेव कर रहा है नहीं, और वह रोटेट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पर, जहां r वास्तव में दोनों एटम के बीच का दूरी है। तो यही मॉडल बताता है कि हम लोग इस 2 बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं 1 बॉडी प्रॉब्लम में, ये काम कर सकते हैं। तो जब तुम श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करोगे तो वैसी स्थिति में जहां आप श्रोडिंगर इक्वेशन में मास लिखते हैं उसके जगह पर आपको क्या लिखना होगा, यह रेड्यूस्ड मास म्यू लिखना होगा। नहीं, श्रोडिंगर इक्वेशन जो लिखते हो तो उसमें मास आता है ना, उसके जगह पर म्यू लिखना होगा और फिर म्यू को आई के टर्म में बदल देंगे I/r², और तब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो रिजिड रोटेटर मॉडल है उसमें हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को मान सकते हैं कि वह इक्विवेलेंट है एक सिंगल पॉइंट मास का, जो रोटेट करता है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल, इस मैनर से कि जो डिस्टेंस है r वह कभी भी रोटेशन के दरमियान नहीं बदलता है, वह कांस्टेंट रहता है। बट दिस इज जस्ट आइडियल सिचुएशन। हमने कहा कि वास्तव में r स्ट्रिक्टली कांस्टेंट नहीं रहता है, तब मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड कहते हैं, वो भी बात पढ़ेंगे। लेकिन जो पहला थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वह यह मानते हुए कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वह एक रिजिड रोटेटर की तरह है, मॉलिक्यूल के मास को हम लोग म्यू मान लेंगे जो रेड्यूस्ड मास है, और वह म्यू डिफाइंड है इस रूप में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने सिर्फ 2 बातों को देखा कि व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और फिर हम मॉलिक्यूल को जब एक रिजिड रोटेटर की तरह ट्रीट करेंगे तो कैसे यह 2 बॉडी प्रॉब्लम 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, और तब हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग प्रॉपर श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप करेंगे इस मॉलिक्यूलर मोशन के लिए, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब हो।